जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग किसान कृषि बिल जो है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर जो किसान के लिए कृषि बिल पास हुआ है उसमें क्या क्या सरकार ने प्रावधान रखे हैं और किस लिए इतना शोरगुल या झगड़ा हो रहा है और हमारे आंदोलनकारी जो आंदोलन कर रहे हैं आखिर क्या माजरा है, इसके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ये यहाँ पे नंबर 1 पे आपका संवैधानिकता है और नंबर 2 पे आपका जो तीनों कृषि बिल है ये है 1 2 3 करके। नंबर 1 पे APMC है, MSP है और ECA ये क्या है और रियलिटी इस फॉर्म एक्ट का क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। जैसे क्या होता है कि कोई भी सरकार होती है वो 5 साल के लिए तो चुना जाता है, ठीक। तो 2-3 साल तो वो मज़े में निकाल देती है और बधाई देने में, धन्यवाद देने में निकाल देती है, ठीक है। लास्ट 2 साल जो बचता है, ठीक है, तो उसमें वो क्या करती है, सोचती है कि ऐसा कुछ काम कर दें ताकि हमारा सरकार फिर से बन जाए, ठीक है। तो 2013-14 में मनमोहन सिंह की सरकार, क्या उनको आभास हो गया था कि अब मेरी सरकार चली जाएगी, ठीक है। तो उसी टाइम मोदी जी ने एक घोषणा किया अपने भाषण सभा में कि अगर मेरी सरकार आती है तो हम क्या करेंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा वादा किया और वो जीत गए, ठीक है। तो जीत गए तो उन्होंने ये भी 20 सितंबर को पास हुआ है जो 2020 में हम लोग का ये कृषि कानून बिल, तो उसमें उन्होंने पारित कर दिया, ठीक है। बोला था पारित भी कर दिया। अब उसमें आखिर दोगुना हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा ये तो बात की चर्चा है और इसमें अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसी टाइम क्या हुआ, पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं सुशांत दवे, उन्होंने क्या किया कि ये दावा पेश कर दिया कि ये जो कृषि बिल पास हुआ है ये असंवैधानिक है, ठीक है। इसको संवैधानिकता नहीं का दर्जा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ये संवैधानिक तरीके से नहीं पास हुआ है। तो इसमें कुछ DMK के सांसद थे, RJD के भी सांसद थे और इन लोगों ने कोशिश किया कि इस कानून को असंवैधानिक करार करा दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये बिल ऑटोमेटिक स्वतः ही खारिज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी संवैधानिकता के बारे में जान रहे हैं कि आखिर ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब जो कह रहे हैं उनकी बात में कितनी सच्चाई है, ठीक है। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या ये कानून संवैधानिक है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है जीवन जीने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया हुआ है और IPC की धारा 309 में दिया हुआ है कि अगर आप आत्महत्या करते हैं तो आपको कानून जुर्म होगा और आपको सजा का प्रावधान है, ठीक है। तो इसी समय एक बहुत प्रसिद्ध केस है मारुति श्रीपति दुबल का केस, सन 1980 की बात है। उस टाइम इन्होंने ये कहा कि मिलॉर्ड अगर हमको जीवन जीने का अधिकार है तो ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने जीवन न जिए, मेरी मर्जी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी हम लोग को प्राप्त है, तो हम जिए या न जिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था IPC सेक्शन 309 को। फिर बाद में उन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर करके और इस IPC सेक्शन को शामिल किया, ठीक है। तो फिर ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, अगर आपको जीवन जीने का अधिकार है तो उसमें जीवन न जीने का अधिकार शामिल नहीं होगा। अगर आप स्वेच्छा से आत्महत्या करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप मानसिक रूप से पीड़ित थे, ठीक है। तो ये कुछ था, उसमें संवैधानिक है या नहीं उसमें हम लोग को 2 चीज़ देखना होगा। नंबर 1 पे कंटेंट, उसमें क्या क्या है, उसमें जो भी दिया हुआ है वो क्या किसी के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 आपका ये आपका प्रोसीजर उसका क्या है, तरीका क्या है पास कराने का, क्या वो संवैधानिक तरीके से पास कराया गया है या नहीं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए विषय वस्तु दिया हुआ है यहाँ पे कि की दृष्टि से संवैधानिकता, इसमें हम लोग देखते हैं FR लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नंबर 2 पे आपका BS है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और SLP है स्टेट लेजिस्लेशन पावर, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आपका आर्टिकल 30 में दिया हुआ है, 13 में दिया हुआ है कि आप हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, ठीक है। वो उस राइट्स का उपयोग कर सकता है। अगर उस राइट्स का कोई भी वायलेशन करता है तो वो आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस दर्ज कर सकता है कि हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है। तो ये कृषि बिल मूल अधिकार के खिलाफ तो किसी प्रकार से दिखने में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया, मूल अधिकार का वायलेशन नहीं है, ठीक है। और नंबर 2 का बेसिक स्ट्रक्चर,
तो क्या संविधान की बेसिक जो मूलभूत ढांचा उसके खिलाफ है? तो ऐसा भी नहीं प्रतीत होता है। चलिए आगे इसमें देखते हैं हम लोग। केबीसी लिखा हुआ है, कौन बनेगा करोड़पति? ऐसा मत सोचिएगा आप लोग। केबीसी का फुल फॉर्म होता है केशवानंद भारती केस, ठीक है, 1973 की बात है। इसमें केशवानंद भारती ने बाद लाया कि जैसे नेहरू जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, ठीक है, 1973 के पहले। तो वो क्या करते थे, कोई भी कानून बनाना होता था, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आए तुरंत वो संविधान के ढांचे में परिवर्तित कर देते थे, जिससे उसमें कभी कभी तो सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है उसको भी परिवर्तित कर देते थे, ताकि सुप्रीम कोर्ट की पावर भी खत्म हो जाए और उस जो वो नियम बनाया है उस पर किसी तरह का कोई रोक टोक ना हो। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये केस था। उसमें 13 जजों की जो बेंच बैठी, उन्होंने निर्णय दिया कि कोई भी क्या कर सकता है, मूलभूत ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, ठीक है। उसी में मैंने पढ़ा एक फेडरलिज्म। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, संघवाद। क्या होता है संघवाद? इसमें हम लोग जानते हैं। देखिए, सेंटर और स्टेट, केरल और सेंटर और स्टेट मतलब केंद्र और राज्य की अलग अलग पावर होती है। फेडरलिज्म के अंतर्गत ये दिया गया है कि सेंटर का अलग पावर है और स्टेट का अलग पावर है, दोनों अपना अपना पावर अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, कोई एक दूसरे के लिए कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये तो आपका फेडरलिज्म है। इसी में एक और आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। इसमें ये दिया हुआ है कि सेंटर और स्टेट प्यार मोहब्बत से काम करें तो चलता रहेगा, ठीक है, ठीक ढंग से काम अपना करते रहें, ठीक है। एक और, जब कभी कोई बात ज़्यादा बिगड़ जाती है तो आपका वो आता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। थोड़ा सा झगड़ा होने पर वो इसके अंतर्गत आ जाता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, ठीक है। तो ये था आपका, ये था। और स्टेट, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एसएलपी, स्टेट लेजिस्लेशन पावर, यानी राज्य की विधायी शक्तियाँ क्या क्या है, इसमें क्या दी हुई हैं। तो इसमें देखिए आर्टिकल 246 में दिया हुआ है कि कौन कौन से विषय हैं उस पर कानून बनाने की शक्ति किसकी है, ये दिया हुआ है। और इसी में लिखा हुआ है एसएल, स्टेट लिस्ट, और एक और है यूएल, यूनियन लिस्ट। केवल इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं यूएल के अंतर्गत, उसमें केवल केंद्र ही कानून बना सकता है, ठीक है। ये असल में जो आता है वो उसमें केवल राज्य ही कानून बना सकते हैं। ये 7वीं सूची में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, स्टेट वाले का। और इसी में एक और कॉन्करेंट लिस्ट लिखा हुआ है, समवर्ती सूची। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं, यानी केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, ठीक है। और एक और आर्टिकल है 254, इसमें लिखा हुआ है केंद्र राज्य में टकराव होने पर निपटारा कैसे होगा। आर्टिकल 254 में ये दिया गया है कि अगर केंद्र और राज्य आपस में किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा किस प्रकार होगा, आर्टिकल 254 में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेजिस्लेशन पावर, विधायी शक्तियाँ क्या हैं, किस प्रकार प्रदत्त की गई हैं स्टेट को और करेक्ट लिस्ट को। तो स्टेट में देखिए दिया हुआ एंट्री नंबर 40 जो है 14 है, उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी कृषि से संबंधित, यानी राज्य को कृषि से संबंधित जो भी कार्य क्रियाकलाप होंगे वो पावर दिया गया है। और एंट्री नंबर 26 पे दिया हुआ है ट्रेड एंड कॉमर्स इन स्टेट, यानी राज्य के अंदर जो भी ट्रेडिंग से संबंधित या कॉमर्स से रिलेटेड कार्य होंगे वो राज्य के अंदर राज्य ही कर सकता है, केंद्र नहीं कर सकता है। इसमें मैं थोड़ा सा आप लोग को चर्चा कर दूं, ट्रेड और कॉमर्स में क्या होता है अंतर, ट्रेडिंग क्या होती है, कॉमर्स क्या होती है। ट्रेडिंग क्या होती है, अगर मान लीजिए हम लोग कोई चीज़ बेचते हैं 5 रुपये में, ठीक है, अगला उसे बेचा 10 रुपये में, ऐसे आगे 15 रुपये में, फिर वो फिर हमारे ही पास आया और हम खरीदे उसको 40 रुपये में। तो ये जो मूल्य निर्धारण हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो ये आपका ट्रेडिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। जबकि कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स का एक छोटा सा रूप ही हम ट्रेड है इसको बोल सकते हैं। कॉमर्स में देखिए क्या होता है, अगर हम गए दुकान पे, ठीक है, कोई चीज़ खरीदे हम 10 रुपये का, ठीक है, 10 रुपये का सामान लिए, तो वो रुपया जो दिए तो ट्रेड हुआ, और सामान को हम झोले में ला रहे हैं, ठीक है, वो झोला क्या हो गया, हम लोग का कॉमर्स के अंतर्गत देगा। तो ये है ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है। और एंट्री नंबर 27 में दिया हुआ है कि प्रोडक्शन, ठीक है, पी प्रोडक्शन, एस फॉर सप्लाई, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और जी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो होगा सारा राज्य के अंतर्गत होगा, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड निर्धारण होगा, सप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, गुड, और जो भी सर्विसेज प्रदान की जाएंगी, ये सब का निर्धारण कौन करेगा, स्टेट करेगा, ठीक है। लेकिन 1954 में नेहरू जी को ये आभास हो गया था
ये और दिया गया है कि इसमें विधायी शक्तियाँ 7th शेड्यूल में दिया गया है। लेकिन क्या हुआ 1953, 54 और 55 के अंतर्गत नेहरू जी को ये आभास हो गया था कि सारा पावर जो है स्टेट को हम लोग दे दें तो इससे काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम जो भूमिहर लोग थे, खेती बाड़ी करने वाले लोग, तो जो होते थे राजा महाराजा, वो उनका शोषण करते थे। तो नेहरू जी ने कहा कि क्यों ना एक मंडी वाला व्यवस्था बनाया जाए। तो मंडी वाला व्यवस्था से राज्य बन नहीं पाता था, राज्य अपना अपना पालन कर नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो चीज़ें हैं, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, इसको उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया, सामवर्ती सूची एक बनाई। और वो अनुच्छेद 33 में इसका वर्णन है कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सामवर्ती सूची का निर्माण किया गया। और उसमें क्या किया गया, स्टेट एंड सेंटर दोनों को पावर ये दिए गए, दोनों कानून बना सकते हैं। और उसमें भी क्या किया, उसमें भी प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स को शामिल करता है। यानी अब क्या हुआ, अब जो है ये जो प्रोडक्शन है, सप्लाई है, ये कृषि से रिलेटेड या किसी क्षेत्र में, तो वो कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, ये जो कानून पास हुआ है, केंद्र सरकार ने बनाया है, तो ये तो पर अभी हम लोग फेडरलिज्म की बात किए हैं कि केंद्र अलग बना सकता है, राज्य अलग बना सकता है। तो इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं फेडरलिज्म, ना ये स्टेट सेंटर का उल्लंघन किया है, ना सेंटर स्टेट का उल्लंघन किया है। क्योंकि समवर्ती सूची में अनुच्छेद नंबर 33 में ये शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, दोनों को कोई भी कानून बना सकता है, ठीक है। तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता, यहाँ ख़त्म, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्रक्रिया की दृष्टि से संवैधानिकता, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रोसीजर क्या है, किस तरह से ये पास किया गया है। तो उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं सन 1990 में वीपी सिंह थे, ठीक है। 1990 में वीपी सिंह ने ओबीसी रजिस्ट्रेशन जो था वो लाए, ठीक है। ओबीसी जो हम लोग को डिस्काउंट मिलता है, ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण दिया जाता है, ये बिल आया उस टाइम। और उस टाइम SC/ST एक्ट भी आया था, ठीक है। तो और फीमेल रजिस्ट्रेशन, फीमेल जो आरक्षण की बात है इस टाइम चल रही है, ठीक है। तो उस टाइम 1990 में वीपी सिंह ने ओबीसी आरक्षण लाया, तो उस टाइम तो बहुत बवाल हुआ था, बहुत मतलब झगड़ा हुआ था, आंदोलन हुआ था। अभी इस टाइम तो जो हो रहा है कृषि बिल जो पास हुआ है, आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं, ये तो अभी बहुत कम है, ठीक है। अभी ये कोरोना की वजह से एक तरह से देखें तो ओबीसी जो आरक्षण जब पास हुआ था उसके तुलना में तो ये बहुत कम है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या है। तो सरकार ने क्या किया, इसमें मोदी जी का नारा था ही कि आपदा को अवसर में बदलना है, ठीक है। तो आपदा को अवसर में बदलना है, तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, देखिए 2014 में यहाँ पे दिया हुआ है कि मनमोहन सिंह ने 2013 के जुलाई और दिसंबर माह में एक बिल पास किया, NFSA एक्ट, ठीक है। क्योंकि उनको आभास हो गया था कि अब मेरी सरकार जाने वाली है, तो उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है NFSA, ठीक है। इस एक्ट का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में इसको पास किया गया था। और इसका क्या मोटो था, उद्देश्य था, इसमें आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, 20 सितंबर 2020, ठीक है, सरकार ने एक अध्यादेश पारित कर दिया। क्यों अध्यादेश क्यों पारित किया, क्योंकि अध्यादेश तभी आ सकता है, ऑर्डिनेंस तभी आता है जब बहुत ज़रूरी हो किसी कानून को लागू कराने के लिए या पास कराने के लिए, ठीक है। तो अध्यादेश सरकार ने मोदी सरकार ने लाया और अध्यादेश 5 जून को पास हुआ, ठीक है। और वो अध्यादेश जो होता है वो 6 सप्ताह के लिए वैलिड होता है। कोई भी अध्यादेश अगर पास होता है तो उसकी डेडलाइन जो होती है वो 6 सप्ताह तक होती है। और आर्टिकल 123 सेंटर के अंतर्गत हो सकता है, अध्यादेश लाया जा सकता है। और आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्य में दिया जा सकता है ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो बहुत जल्दी हो तो राष्ट्रपति के द्वारा कानून बना सकता है, और संसद न बैठती है तब अध्यादेश ऐसा लाया जा सकता है। अगर संसद भी न बैठ रही हो और बहुत ज़रूरी हो तो राष्ट्रपति की सहायता से अध्यादेश
पारित कराया जा सकता है। और कोरोना काल में आप लोगों ने यही देखा भी है कि अध्यादेश पारित कराया गया और संसद सत्र बैठ भी नहीं रहा था उस टाइम, तो ऑर्डिनेंस लाया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि राज्यसभा और जो है लोकसभा, ठीक है, तो राज्यसभा में आपका 20/9 20/9 सितंबर को संडे का दिन भी था। ठीक है, और 242 सीट है इसमें, 122 जो सरकार के पास 110 + 111 हैं, 110 या 111 सांसद हैं। ठीक है, 122 उपस्थित अगर मान लीजिए हों, आधा चाहिए इसमें। ठीक है, तो 110 से 111 सरकार के पास सीट है। ठीक है, अब उसको क्या मेजोरिटी जो है मेजोरिटी चाहिए होता है। मेजोरिटी में आपका नंबर 1 पे आपका आर्टिकल 122 के अंतर्गत दिया हुआ है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संसद में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो जो भी अगर कानून पास हो जाता है संसद में, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता, अनुच्छेद 122 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या कराया गया, वॉइस वोटिंग कराया गया। और वॉइस वोटिंग इसलिए कराया गया क्योंकि उस टाइम वोटिंग संभव नहीं था। और वोटिंग इसलिए नहीं संभव था क्योंकि उस टाइम वोटिंग कराने के लिए प्रॉपर सांसद थे नहीं, और सांसद जो थे उसमें से जो विपक्षी दल था उसके अधिकांश सांसद कोरोना से पीड़ित थे, नंबर 1। और नंबर 2 ये बात है कि वोटिंग करने के लिए सभी सांसदों को अपने सीट पर बैठे होने का प्रावधान है, क्योंकि वो जो वोटिंग होती है वो सिस्टम उनके सीट पे ही लगी होती है। और कोरोना काल में 2 गज की दूरी मेंटेन करना अति आवश्यक था, जो कि पॉसिबल नहीं था। अगर सब कोई अपने सीट पे बैठता तो फिर 2 गज की दूरी का पालन नहीं हो पाता, इसलिए वॉइस वोटिंग कराया गया कोरोना के कारण। और वॉइस वोटिंग में सभापति महोदय ने पूछा कि कौन इसके समर्थन में, हाथ उठाया और बोलिए, फिर ऐसे करके उन्होंने कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, और एक तीसरा पॉइंट आता है कि अगर कानून जो बन रहा है उस पर कोई अगर विवाद हो तो वो क्या करता है, सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाता है। और सेलेक्ट कमेटी को भेजना या नहीं भेजना उस पर वो भी डिपेंड करता है कि बहुमत किधर है। अगर सेलेक्ट कमेटी को भेजने के अगर बहुमत ज़्यादा है तो तब सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाता है। तो बहुमत था ही नहीं यहाँ पे कि सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, और सरकार ने ये भी कह दिया कि हम सेलेक्ट कमेटी को भेजने के मूड में इसे नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मेजोरिटी अगर मान लीजिए भेज भी दिया जाता तब भी क्या होता, सरकार ये बिल पास करा लेती है। और कैसे करा लेती, देखिए, मेजोरिटी लेने के लिए अगर मान लीजिए कि लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, तब भी अगर सरकार चाहे तो वो ज्वाइंट सीटिंग करा सकती है। ज्वाइंट सीटिंग क्या होता है, ज्वाइंट सीटिंग में आपका लोकसभा में 543 सीट है। ठीक है, लोकसभा में 543 में आपका एनडीए के कुल 353 सांसद हैं। ठीक है, और इसमें 353 में अगर मान लीजिए कि एनसीपी और शिवसेना के कुछ सांसद दूर कर दिया जाए, क्योंकि शरद पवार के भी इसमें कुछ सांसद थे और इन्होंने लोकसभा में इसको समर्थन दिया था। ठीक है, तो इनको अगर हटा भी जाए 333 के आसपास सीट बच रही है सरकार के पास। ठीक है, जो मानसून सत्र में संसद चालू हुआ 14 सितंबर को, मानसून सत्र में संसद चालू हुआ 14 सितंबर को, तो उसमें क्या हुआ, लोकसभा तो पास हो गया था। ठीक है, और राज्यसभा में क्या 242 सीटें, एनडीए के पास कुल कितना है, 100+ सीटें हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अगर टोटल सीट जोड़े हम लोग तो 785 सीट हो रहा है। ठीक है, इसका आधा चाहिए हमको 393। ठीक है, आधा ये चाहिए हमको अगर पास कराने के लिए, ज्वाइंट सीटिंग के लिए। तो उसके बाद एनडीए के पास टोटल कितना हो रहा है, अगर जोड़िए 333 और 100+ ये हुआ आपका 400+, तो ऐसा ही हो रहा है एनडीए के पास टोटल। और उपराष्ट्रपति सभापति वेंकैया नायडू ने ऐसे देखा कि हाँ बहुमत है, उन्होंने बिल को पास कर दिया। ठीक है, ये ज्वाइंट सीटिंग होती है। ज्वाइंट सीटिंग का मतलब ये होता है कि अगर सरकार चाहे तो वो, अगर लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में ना पास हो, और फिर भी उस बिल को पास कराना चाहती है तो ज्वाइंट सीटिंग करा लिया जाता है, लोकसभा को और राज्यसभा को साथ में बैठा के वोटिंग करा लिया जाता है। तो इस तरीके से अपना वो कानून जो भी सरकार का है वो पास हो सकता है, पास हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, जो कृषि बिल का कानून नंबर 1 है वो क्या है, जो कानून नंबर 1 कहता है उसमें क्या, ये तो आपका संवैधानिकता के आधार पे था, तो वो सब सही है। ठीक है, कानून नंबर 1 क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, लिखा है ये कानून 1, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। ठीक है, तो इसमें देखिए, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एंड
फैसले एक्ट 2020। उद्देश्य व सामान्य अर्थ इसका क्या है हम लोग समझते हैं। फार्मर प्रोड्यूस यानी किसान जो उत्पाद करते हैं। अब इसमें सब चीज़ें आ जाएंगी, केवल चावल और गेहूं ही नहीं आएगा। फसल से संबंधित के जो फल हैं, फूल हैं, मछली पालन है, जितनी भी कृषि क्रियाएं संबंधित होती हैं, सारा चीज़ इसमें फार्म प्रोड्यूस में आ जाएगा। ठीक है, एक एक करके हम लोग जानेंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स हमने बताया, ये ट्रेड और कॉमर्स के अंतर्गत क्या आता है। ट्रेडिंग के अंतर्गत जो रुपए का निर्धारण है ये, और कॉमर्स के अंतर्गत सारा चीज़ आ जाता है इसमें। ठीक है, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, जो उसको प्रमोट करना है, कैसे प्रमोट करना और क्या फैसिलिटी देना है किसानों को, वो इसमें दिया गया है। ठीक है, तो मुख्य प्रावधान हम लोग देखें इसका, मेन प्रोविजन क्या है इसका। तो ट्रेड एरियाज आउटसाइड APMC, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हुआ। तो ट्रेड एरियाज जो है इसमें क्या क्या है आपका, फार्म गेट है, और फैक्ट्रीज है, वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है, एक्सपोर्ट है। ट्रेड एरियाज मतलब जो ट्रेडिंग के लिए जो एरिया दिया हुआ, फार्म गेट आपका है, जो भी मतलब खाद्य उसको सेफ रखने की जो जगह है, वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज में जो फसलें होती हैं या उत्पादन जो भी किसान द्वारा होता है, इसको स्टोर किया जाता है। और ये आपका आउटसाइड एक APMC एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसमें ये पावर दिया जा सकता है। APMC के अलावा, ठीक है, इसमें ये प्रावधान है कि APMC तो था, बाद की बात है। APMC के अलावा जो हम लोग इसको दे सकते हैं कि दूसरे वेयर हाउस में जमा करा सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आपका दिया हुआ है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इसमें ये भी प्रावधान है कि जो भी हम लोग का माल होगा, जो साग सब्जियाँ होंगी, फल होंगे, जो फसल होंगे, चावल गेहूँ धान, ये अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में भी इसका हम लोग सेलिंग कर सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले आप क्या कर सकते थे कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आप अपने स्टेट के APMC में ही बेच सकते थे, जो मंडी वगैरह होता है उसी में बेच सकते थे, उसके अलावा आप कहीं उसे बेच नहीं सकते थे। ठीक है, ये था। और इसमें दिया गया ऑनलाइन ट्रेडिंग का एक प्रावधान है। ऑनलाइन ट्रेडिंग मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग को कोई सामान खरीदना है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, कोई भी फ्लिपकार्ट या अमेजन पे गए, वहाँ से कोई सामान देखे, तुरंत खरीदे, 2-3 दिन बाद हम लोग के पास चला आया। ठीक है, कोई भी चीज़। और मान लीजिए कंपनियां हैं जो पेन, जूते, कोट वगैरह जो भी बना रही हैं, तो वो अपने कंपनी से विभिन्न देश के स्टेट राज्यों में उसको बांटती हैं। तो किसान ऐसा क्यों नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंतर्गत जो भी ऑनलाइन चीज़ें हम लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, OLX पे पुराना सामान खींच के फोटो डाल दिए, रेट लिख दिए, उसको सेल हो गया। वो खरीदना हो फ्लिपकार्ट अमेजन से कोई भी सामान खरीदे, घर पे वो लिख चला आया। तो ऑनलाइन चीज़ हर चीज़ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन किसान क्यों नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका भी प्रावधान इसमें दिया गया है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, ऐसा इसमें है। ठीक है, और अगला इसमें कि नो स्टेट टैक्सेस। ठीक है, तो इसमें ये भी है कि स्टेट जो है, स्टेट वाइज जो वो टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब अगर आप यूपी से दिल्ली में भेज रहे हैं, मुंबई में भेज रहे हैं, इधर दूसरे स्टेट में अगर जा रहे हैं आप किसी सामान को लेके, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, फी भी नहीं लगेगा, सेस वगैरह नहीं लगेगा। और उसमें सरकार ने ये भी लिख दिया है कि इसके अलावा कोई अगर शब्द इससे संबंधित हो तो वो भी नहीं लगेगा, मतलब टैक्स लगेगा ही नहीं। ठीक है, और इसमें और लिखा हुआ है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई घटना घट जाती है, तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो उसमें ये दिया गया है कि इसमें इसका सेटलमेंट सबसे पहले SDM वो क्या करेगा, एक कमिटी बनाएगा। ठीक है, और मेजर कमिटी बनाएगा, और उसमें कैंसिलेशन की व्यवस्था, सुलह समझौता 2 पक्ष आपस में कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2 पक्ष आपस में नहीं कर सकते हैं, तो SDM क्या करेगा, दोनों पक्षों की सुनेगा, उसके बाद निर्णय देगा। SDM खुद सुनेगा, उसके बाद निर्णय देगा। ठीक है, और उससे भी अगर नहीं होता है तो कलेक्टर के पास चला जाएगा ये वाद, और कलेक्टर इसको सुलझाएगा। ठीक है, सरकार ने इसमें कोर्ट का प्रावधान नहीं दिया है। ठीक है, वो इसमें कोर्ट के
तो इसमें कोर्ट का सरकार का पक्ष नहीं है, सिविल कोर्ट ऐसा कुछ मामला नहीं है। और सरकार ने इसलिए सिविल कोर्ट के नहीं रखा है क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है कि लंबा मुकदमा चलता है, समय कितना लग सकता है, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, साल 2 साल कितना भी टाइम लग सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए सरकार ने ऐसा कहा कि एसडीएम इस बात को निपटारा करेंगे, वो कमेटी एक बनाएंगे, ठीक है, उसमें कैंसलेशन की व्यवस्था होगी। और उससे भी नहीं होता है तो जो कलेक्टर है डिस्ट्रिक्ट का मालिक, उसके माध्यम से इसको सुलझाया जाएगा, ठीक है। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं एपीएमसी क्या होता है। एपीएमसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर एपीएमसी क्यों इतना चर्चित है। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ये किस लिए बनाया गया, वाई, ऐसा क्यों बनाया गया था, तो एपीएमसी बचाव के लिए बनाया गया था। देखिए पहले क्या होते थे, देश की आज़ादी के बाद या उससे पहले भी जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, देश आज़ाद हुआ उसके बाद तो उसमें साहूकार होते थे। साहूकार क्या करते थे, वो किसानों का शोषण करते थे। किसान क्या करते मान लीजिए उनके घर कोई बीमार पड़ गया या बीज लाने के लिए पैसे नहीं है तो वो साहूकार के पास जाते थे। साहूकार उनको टैक्स बहुत ज़्यादा लेते थे, 5 रुपये पर मंथ के हिसाब से पैसे देते थे और 5 रुपये ब्याज के हिसाब से। और जब किसान खेतों में उग जाता था फसल तो ये खुद खेतों में चले जाते थे, औने पौने दामों पे खरीद लेते थे। और बेचारे का बताइए, मेहनत किया, फसल उगाया, उसको 1 भी रुपया नहीं मिल रहा, सारा इसको ब्याज भरने में ही चला जाता था। तो इसको दूर करने के लिए एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये लाया गया। और इसमें कुल मिला जुला के बचाव ऐसा सिस्टम है, ठीक है, यानी बचाव के दृष्टि से ही लाया गया था कि किसानों का शोषण ना हो, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स इसमें है आपका, देखिए बेनिफिट्स में आपका है एक्शन हॉल होता था, ठीक है। एपीएमसी में या जो मंडियाँ होती थी उसमें एक्शन हॉल होता था। एक्शन हॉल मतलब बोली लगने वाली हाल। उसमें उस हाल में जाने पे कोई भी अपना उत्पाद लेके जाइए, उसमें बोली लगता था। उस बोली में आपको देखिए अगर आपका मूल्य मिल गया तो आप उसको बेच दीजिए, ठीक है। सबसे पहला। नंबर 2 पे आपका आता है शॉप्स, ठीक है। रिटेलर्स वहाँ पे रहते हैं, शॉप्स दुकानें होती हैं, आपको वहाँ पे खरीदना है, फुटकर पे अगर लेना है सामान वगैरह तो आपको सस्ते रेट पे मिल जाता था। सॉइल टेस्टिंग की भी व्यवस्था वहाँ पे थी, मिट्टी की जाँच आप करा सकते थे, ठीक है। वहाँ सीए भी रहते हैं, कमीशन एजेंट, सरकार जो सरकार है उनको लाइसेंस के थ्रू अपॉइंट की रहती है। वो क्या करते हैं, कमीशन एजेंट, उनका कमीशन 2.5% उनका कमीशन होता है। और वो ये कहते हैं कि किसान जब अपना फसल लेके जाते हैं तो वो उनका नाप तोल करवा देते हैं आसानी से, अधिकारियों तक ले जाके उनकी प्रोडक्ट जो भी होती है उनको बिकवाने का काम करते हैं कमीशन एजेंट वहाँ पे, ठीक है। और जो बोली लगती है उसका रिकॉर्डिंग भी होता है एक्शन हॉल में, ठीक है। और आपका नंबर लास्ट आता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या होगा इससे, देखिए प्रॉब्लम्स आपका कैस्केडिंग, कैस्केडिंग इसमें हो गया। और आपका कॉर्टेल्स है, ये हो गया। और इसमें देखिए क्या होता है, मिल आते हैं सब सीए भी। और कैस्केडिंग और कॉर्टेल्स में क्या होता है ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। कैस्केडिंग में क्या होता है, देखिए अगर कोई मान लीजिए ले गया, एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने तय किया 15 रुपये, ठीक है। अब सब्जी ले जो भी मान लीजिए ले गया, उत्पाद जो किसान का हुआ है वो मार्केट में बेचा, फिर वो ब्याज लगते 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 आपकी गलियों में अगर ठेला वाला लेके आता है तो आपको मिलेगा 30-40 रुपये ऐसे किलो पर। तो वो कैस्केडिंग में ये थोड़ा महंगाई बढ़ जाती है, ये प्रॉब्लम का ही एक रूप है, ठीक है। कार्टेल्स में क्या होता था, कभी कभी क्या होता था, मान लीजिए कि जो सीए हैं, कमीशन एजेंट हैं वो, और वहाँ पे जो दुकानें हैं जो फसल खरीद रहे हैं वो उसमें 2-4-10 ही होते थे, सरकार लाइसेंस देती थी, सबको लाइसेंस मिलता नहीं था उस टाइम, ठीक है। तो वो क्या आपस में मिल जाते थे, ठीक है, मिल के अपन में रेट तय कर लेते थे उस, और आपस में ये डील करके कोई अगर जाता था तो उस फार्मर का उतने रेट पे ही, रेट बढ़ाते ही नहीं थे तो उतने रेट पे वो फार्मर बेचने को मजबूर होता था। तो 10 से 15% फार्मर को इसमें मान लीजिए, और प्रोटेक्ट आ रहा 40 रुपये, ये आपका बढ़ गया ऐसे करके, ठीक है। और कैस्केडिंग में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फी इसमें आपका लगता था कुछ मार्केट फी 3% के आसपास लगता है, ठीक है, कैस्केडिंग के अंतर्गत। नंबर 2 आपका आता है आरडीसी, आता है रूरल डेवलपमेंट
सेस फी इसमें 3% ये लगता था, जो भी मैंने बताया था। और इसमें कमीशन एजेंट 2.5% आपका कमीशन एजेंट का कुछ उसका बनता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज इसमें है, ठीक है। और तौलने का खर्चा वगैरह सभी कैस्केडिंग के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार से रेट बढ़ जाता था प्रोडक्ट का, किसी प्रोडक्ट का, ठीक है। और कार्टेल्स में सब एक दूसरे से मिल जाते थे और बेचारा किसान कहते थे मार्केट में रेट है ही नहीं है, हम इतना पे लेंगे। सब एक ही सुर में बोलते थे। अब बेचारा क्या करे, अगर आए तो अगर ना दे फिर घर जाए, और मान लीजिए गाड़ी बुक किया है तो उसका रेंट अलग, फिर कैसे बेच पाएगा, ठीक है। तो रिफॉर्म हुआ इसका, ठीक है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो इन्होंने एपीएमसी रिफॉर्म का किया, 2003 में शुरू हुआ था। और उन्होंने एक एक्ट बनाया, मॉडल एपीएमसी एक्ट, ठीक है। ये कुछ स्टेट वाइज जो था इसको दूर करने वाला ही था। इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे इसको दूर करने के लिए था, तो उन्हें मॉडल एपीएमसी एक्ट बनाया, ठीक है। और उस टाइम बहुत अचंभे की बात यह है कि उस टाइम विलासराव देशमुख जो थे वो महाराष्ट्र में थे, और उन्होंने ही क्या किया, एक बहुत अच्छा व्यवस्था लाया। और उसमें पीएमसी खत्म कर दिया था उन्होंने, खत्म समझिए एक तरह से खत्म किया। उसके समानांतर जो प्राइवेट कंपनियां भी आ गई थी, अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और बिहार में क्या है, वो 2006 से ही एपीएमसी खत्म है। बिहार में एपीएमसी है ही नहीं, 2006 से ही वहाँ ये रूल खत्म है, ठीक है। और कर्नाटक, दिल्ली वगैरह में भी कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो बिहार में तो ऐसा कुछ हल्ला हुआ नहीं, महाराष्ट्र में होता ही नहीं, फिर यहाँ पे एपीएमसी खत्म करने के लिए क्यों ये चर्चा ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विलासराव देशमुख जी ने क्या किया था मुंबई महाराष्ट्र में। तो उन्होंने क्या किया कि प्राइवेट मार्केट्स खोल चुके हैं वो ठीक है, वो उनके शासनकाल में। और वो लाइसेंस के तौर पे मतलब प्राइवेट मार्केट खुले हुए हैं। इस टाइम महाराष्ट्र में 18 प्राइवेट मार्केट रन कर रहे हैं, ठीक है। एपीएमसी के समानांतर हैं ये, ठीक है। और एक आपका है डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग, डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस इस टाइम 1100 यानी 1100 डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस रन कर रहे हैं। डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस का आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उन लोग क्या होता है, और अत्यधिक मात्रा में चाहिए होता है फूल फ्रूट फ्लावर वगैरह, चाहे आलू, जो भी चिप्स वगैरह कंपनियां हैं वो बनाती हैं, तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस उनको प्रदान किया जाता है महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख के शासनकाल में। तो वो चल रहा है 1100, ठीक है। और क्या हुआ, वो क्या करती हैं कि अगर मान लीजिए किसी को 1 लाख आलू की ज़रूरत हो तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट किसानों से 1 लाख आलू 1 लाख किलो आलू ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कंपनियां जैसे हैं रिलायंस, आपका ये रिलायंस फ्रेश के नाम से चलता है। बिग एप्पल एक बड़ी कंपनी थी, वो भी चलती, ग्लॉसरी के सामान सब्जी वगैरह जो था वो लेते थे लोग, तो ये इसमें था, ठीक है। इसके बावजूद क्या हुआ कि पिछले साल की रिपोर्ट है ये, यहाँ पे देखिए बीते साल का रिपोर्ट कह रहा था, एक कैलकुलेशन किया गया तो एपीएमसी जो था महाराष्ट्र में एपीएमसी, उसका टर्नओवर था आपका ट्रांजैक्शन 48,000 करोड़, ठीक है। देखिए यहाँ पे 48,000 करोड़ का टर्नओवर था एपीएमसी का महाराष्ट्र में। और प्राइवेट और डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस का जो था वो आपका 11,000 करोड़ ये ट्रांजैक्शन था। तो आप देख रहे हैं यहाँ तुलनात्मक अगर हम लोग देखा जाए तो आपका यहाँ पे जो एपीएमसी में 48,000 करोड़ और डायरेक्ट मार्केटिंग में आपका 11,000 करोड़, तो सबसे फायदा किस में आ रहा है आपका, एपीएमसी में ही आ रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी में ही आ रहा है। तो कोई नुकसान नहीं है। और महाराष्ट्र में ऐसा चल रहा है आज के डेट में भी, प्राइवेट मार्केट भी रन कर रहा है, डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस के थ्रू जो है वो भी रन कर रहे हैं, और एपीएमसी भी वहाँ चलती है जिस पे सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में वहाँ खरीदती है, वस्तुओं को बेचती है, ठीक है। ये है आपका महाराष्ट्र का सीन, ठीक है। बिहार में हम लोग देख लेते हैं। तो बिहार में आपका एपीएमसी है, वहाँ पे एमएसपी तय होता है, ठीक है। 20% मान लीजिए 20 रुपये 100 किलो आलू बेचना है अगर, तो 20 रुपये के हिसाब से आपका 20 रुपये किलो के हिसाब से 2,000 रुपये हुआ, ठीक है। अगर एपीएमसी के थ्रू हम देखें तो ट्रांसपोर्ट का कुछ का लगेगा 5%, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट निकाल दीजिए उसका, जो मार्केट फीस वगैरह वो 5% उसको निकाल दीजिए, और जो कमीशन एजेंट है उनका 2.5% लगभग 3% के आसपास, टोटल आपका 13% हुआ, ठीक है। 13% हुआ 260 रुपये कम, और
3 से 4 मंथ बाद मिलता है, ठीक है। 2000 में आप 13% अगर निकालते हैं 260 रुपया हुआ, 260 रुपये निकाल दीजिए, तो आपको अगर वो जो भी पैसा बच रहा है वो 3 से 4 महीना बाद ही मिलेगा, ठीक है। तो एक लेट पेमेंट आपका वहाँ पे मिलता है। और एमएसपी पर केवल 6% किसान फसल बेच पाते हैं। जो एमएसपी रेट होता है उस पर 6% किसान ही क्या करते हैं, अपने फसल को बेच पाते हैं। बाकी 94% किसान अपनी फसल को एमएसपी रेट पे बेच ही नहीं पाते हैं। और एक बहुत सारे छोटे किसान जो है वो एपीएमसी जो होता है वहाँ पे तो जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास उस तरह की सुविधा नहीं होती है इसलिए वो जा नहीं पाते हैं, ठीक है। दूसरे साइड हम देखते हैं बाकी जो कंपनियां क्या करती हैं। अब मान लीजिए 2000 किलो के लिए अगर 1740 रुपये 260 खर्च कर दिए तो 1740 बचा आपका। अब उसमें क्या होगा, आपका 2 से 4 मंथ लेट भी होगा, ठीक है। तो और बाकी कंपनियां आएंगी तो कहेंगे क्या, 1500 या 1600 आप हमसे पेमेंट ले लीजिए तुरंत और आप अपना प्रोडक्ट दे दीजिए। तो ये देखते हुए वहाँ पे क्या किया, 2006 में एपीएमसी जो है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी खत्म हो गया है। बिहार में एपीएमसी है ही नहीं, ठीक है। आज के डेट में भी खत्म हो चुकी है। तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई हंगामा है नहीं। तो ऐसा कोई बड़ा रीज़न नहीं है हमारे ख्याल से कि एपीएमसी अगर रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि महाराष्ट्र और बिहार का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है इस अधिनियम की अच्छाइयाँ क्या है, मेरिट्स वगैरह अगर देखें हम इस अधिनियम की तो क्या है, B2B पॉसिबिलिटी यानी बिजनेस टू बिजनेस इसमें पॉसिबिलिटी बनती है। और इंटर स्टेट आपको स्टेट आउट ऑफ स्टेट में भी आप अपने माल जो प्रोडक्ट है माल वगैरह है उसको आप बेच सकते हैं। और इससे क्या होगा, बेटर कंपटीशन होगा और कंपटीशन से आपका इनोवेशन उभर के आएगा, ठीक है। वाई नॉट एग्रीकल्चर ओनली, अगर आप हर क्षेत्र में ऑनलाइन अदर स्टेट में सामान बेच सकते हैं, B2 बिजनेस कर सकते हैं, बेटर कंपटीशन है, इनोवेशन है, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ही क्यों नहीं है, ठीक है। इस क्षेत्र में भी होना चाहिए, ठीक है। और बुराइयां की बात करें इसमें इस नियम की तो एपीएमसी की बात है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटी, तो ये हो सकता है ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए कि स्टेट अगर दूसरे स्टेट में आप अपने सेलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। जबकि एपीएमसी में कुछ % टैक्स लगता है, ठीक है। ये एक बड़ा फैक्टर है, सरकार को इससे सुधार करना चाहिए। दूसरा देखिए यहाँ पे जुडिशियल फैक्टर है, ठीक है। जुडिशियल फैक्टर, इस जुडिशियल सपोर्ट भी इसमें देना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि अगर मान लीजिए डीएम और एसडीएम जो भी होते हैं ये पॉलिटिकल दबाव में आकर अपनी जो निर्णय होते हैं वो बदल सकते हैं, इसलिए जुडिशियल सपोर्ट भी होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए ट्राइब्यूनल्स वगैरह की व्यवस्था कर देना चाहिए। अगला इसमें नो रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन इसको कह सकते हैं, पैन। जैसे इसमें सरकार ने व्यवस्था ये किया है कि जो खरीद सकता है, जो खरीद बेच जो कार्य करेंगे उनका एक रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन में आपका केवल पैन कार्ड अगर भी हो तो आप उसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड नकली भी बन सकता है, डुप्लीकेट एक दो पैन कार्ड एक व्यक्ति का होता है बन सकता है। तो इसमें इरेगुलेशन होगा, तो इसमें एक सिक्योरिटी के तौर पर कुछ अमाउंट भी लेना चाहिए सरकार को, ऐसा इसमें प्रावधान होना चाहिए। और न्यू ऑलिगोपोली, नया अल्पतंत्र बन सकते हैं हम, जैसे वो कार्टेल्स में हम लोग देखे थे कि कुछ कंपनियां अपने में मिल जाएंगी और कहेंगी इससे ज़्यादा हमको रेट देना ही नहीं है। तो इस तरीके से एक नया ओलिगोपोली बन सकता है, ठीक है। कुछ बुराइयां हैं इसमें। और उपयुक्त समाधान इसका क्या हो सकता है, तो हम लोग देखते हैं इसमें उपयुक्त समाधान। इसमें उपयुक्त समाधान एपीएमसी क्या है, लेवल प्लेइंग होना चाहिए। एपीएमसी लेवल प्लेइंग मतलब ये है कि स्टेट लेवल पे हम अगर किसी चीज़ को बेच रहे हैं तो उसमें आपका वो टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो एपीएमसी में ही भी टैक्स को ख़त्म कर देना चाहिए, या एपीएमसी में टैक्स अगर लग रहा है तो स्टेट लेवल पे भी टैक्स लगना चाहिए। ये लेवल प्लेइंग होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका ये है जुडिशियल इंट्रैक्शन, यानी इसमें जुडिशियल इंट्रैक्शन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आर्टिकल 323 में ट्राइब्यूनल की व्यवस्था दी गई है। आर्टिकल 323 में ट्राइब्यूनल में क्या होता है, एक जुडिशियल का व्यक्ति होगा और एक कुछ एरिया के वहाँ के लोग होंगे, ठीक है। वहाँ पे और कुछ जो खरीदार होगा उसके 2 लोग होंगे और जो किसान के उसके 2 लोग होंगे। ऐसे मिलके एक व्यवस्था बना के आदमी समझौता कर सकता है, तो इसको ट्राइब्यूनल्स कहते हैं। इसकी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देखिए रजिस्ट्रेशन की बात है तो इसमें प्रॉपर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
और पैन कार्ड और सिक्योरिटी के तौर पे भी कुछ अमाउंट सरकार को जमा कराना चाहिए। तो ऐसे मतलब ये समाधान हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एक्ट 2 है, जो दूसरा नियम है कृषि बिल में, जो दूसरा कानून है वो है आपका कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। ठीक है, इसको अंग्रेजी में देखते हैं। द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योर्ड एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। ठीक है, तो इसको सामान्य तौर पे हम लोग जो दूसरा नियम है इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से जानते हैं हम, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है। ये एक एक हम लोग डिवीज़न करके इसका जानते हैं कि इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 पे दिया हुआ है इसमें फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। जो किसान है उनको सशक्तिकरण और संरक्षण के बारे में इसमें कुछ दिया हुआ है। और अगला एग्रीमेंट जो करार है उसके बारे में क्या होना चाहिए, और करार किस पे, एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योर्ड और फॉर्म सर्विसेज, जो मूल्य है उसके निर्धारण के लिए और जो सर्विस प्रदान की जाती है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, तो मुख्य प्रावधान इसमें क्या क्या दिया हुआ है। मुख्य प्रावधान में आपका मेन प्रोविज़न दिया है नंबर 1 पे एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट होना चाहिए किसके बीच में, स्पॉन्सर और स्पॉन्सर जो होगा, जो कंपनियां होंगी उनके बीच में। फार्म प्रोड्यूस, जो फसल आदमी उगाएगा, जो किसान फसल उगाएगा उसका, और सर्विसेज जो होगा वो। तो स्पॉन्सरशिप क्या करेंगी, जो स्पॉन्सर करेंगी वो फसलों का सौदा करेंगी कि आप हमको इतना दीजिए, हम उसके बदले आपको इतना आपको रुपया देंगे। ठीक है, और सर्विसेज भी कुछ प्रदान करा सकती हैं। ठीक है, जो कंपनियां होती हैं उसको। अगला देखते हैं हम लोग पीरियड, यानी समय क्या होगा इसका। अगर कॉन्ट्रैक्ट करते भी हैं तो समय इसका ये होगा, एक क्रॉप सीजन से लेकर अधिकतम 5 साल तक हो सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ का हम लोग, तो कम अधिकतम 5 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक सीजन से लेकर। ठीक है, अगला इसमें है कि मॉडल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा इसका। तो इसमें कानून में दिया है कि में मतलब भविष्य में हो सकता है। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स गाइडलाइंस जारी कर सकती है केंद्र सरकार। तो यहाँ में नहीं होना चाहिए, यहाँ श्योर कर देना चाहिए कि एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो, उसमें नाम जो भी फसल है, कितना ड्यूरेशन, क्या क्या फॉर सर्विस वगैरह प्रोवाइड, सारा इसमें केवल भरना हो। बाकी जब फॉर्मेट है वो केंद्र सरकार जारी कर दे। ठीक है, केंद्र सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया कि भविष्य में जारी कर सकते हैं, जबकि इनको जारी कर देना चाहिए अभी, क्योंकि जो गांव में जो किसान होते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं, और स्पॉन्सर्स क्या करेंगी, कंपनियां अपने बड़े बड़े वकीलों के साथ आएंगी और किसानों को मान लीजिए कि सादे पेपर पे इनका सिग्नेचर करा के अपने अनुसार कुछ उसमें बदलाव करके किसान फंस सकते हैं। और इसमें कोर्ट की व्यवस्था ऐसे कुछ प्रावधान है नहीं, तो इसलिए को एक फॉर्मेट जारी कर देना चाहिए केंद्र सरकार को। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट बोला जा रहा है। ठीक है, अगला है आपका प्राइस फिक्सिंग मैकेनिज्म। प्राइस फिक्सिंग मैकेनिज्म यानी प्राइस कैसे फिक्स होगा उसके बारे में इसमें दिया हुआ है कि 20% पहले से फिक्स कर लें। और नंबर 2 पे आपका फिक्स प्लस फ्लेक्सिबिलिटी। समझा, इसका सीधा सा मतलब समझिए कि अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी वाला है, ठीक है, और किसान है, उन लोग बीच प्राइस जो होगा वो डिटेक्ट होगा, तो वो क्या करे, एक मूल्य निर्धारित कर ले कि 20% इसका श्योर है। मतलब अगर कोई मूल्य है 100 रुपये किलो, तो वो फिक्स कर ले कि 30 रुपये किलो तो हम देंगे आपको। ठीक है, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर मूल्य बढ़ता भी है तो हम बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक है, इसी को कहा जाता है फिक्स प्लस फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब 30 रुपये से कम तो हम देंगे नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर भविष्य में बढ़ता है तो हम रेट बढ़ा के देंगे, कम करके नहीं देंगे। ठीक है, तो इसी को प्राइस फिक्सिंग मैकेनिज्म इसमें दिया हुआ है। अगला है 5वां डिलीवरी पेमेंट और मैकेनिज्म। डिलीवरी पेमेंट कैसे होगा इसका, तो ये कह रहा है कि ऑल पेमेंट ऑन द डे। ठीक है, प्रोसीजरल प्रॉब्लम। जो डिलीवरी होगा पेमेंट का जो मैकेनिज्म है, ये कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि जिस दिन डिलीवरी होता है प्रोडक्ट का, उसी दिन क्या होना चाहिए, पेमेंट ऑन द डे, उसी दिन पेमेंट होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि कोई प्रोसीजर प्रॉब्लम हो, अगर मान लीजिए बैंक बंद हो, संडे पड़ जाए या फिर ऐसा कुछ हो, तो उस स्थिति में मतलब वो कम मान लिया जाएगा कि अगले दिन उसको पेमेंट कर देना है। और या फिर कोई प्राकृतिक आपदा हो तो उस समय भी वो क्षम्य है, बाकी दिन आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए
फार्मर्स लैंड ईटीसी। ये बहुत बड़ी भ्रांति समाज में फैली हुई है कि जब किसानों का ज़मीन है वो चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और ज़मीन उनका नहीं जा रहा है, उनका कॉन्ट्रैक्ट किसका हो रहा है, फसलों का हो रहा है, ना कि ज़मीन का हो रहा है। तो लैंड इसमें जाएगा ही नहीं, लैंड का एग्रीमेंट हो ही नहीं रहा, तो इसमें ज़मीन का कोई बात है ही नहीं, ठीक है। नंबर 2 पे है केंद्र सरकार ने साफ साफ इस कानून में दिया हुआ है कि परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करेगा, ठीक है। जो भी कंपनियां होंगी किसी प्रकार के किसान की ज़मीन में कोई परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकती हैं। हाँ, अगर सहमति हो किसान की, दोनों की सहमति से हो सकता है खड़ा, वो भी खड़ा हो सकता है। कंडीशन क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही सारा सामान वापस ले जाना, अदरवाइज किसान की हो जाएगी। कंडीशन ये है उसमें कि अगर ठीक है परमानेंट आप खड़ा कर लीजिए, सहमति हो किसान की तब, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप खड़ा कर लिए परमानेंट सामान, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए, 5 साल कॉन्ट्रैक्ट टाइम खत्म, उसके अंदर आप उसको प्रोडक्ट अपना जो भी स्ट्रक्चर खड़ा किए वापस नहीं ले गए, तो 5 साल बीतते ही, ठीक है, अगले दिन से वो सामान जो किसका होगा, किसान का हो जाएगा, ठीक है, बाकी किसी का नहीं होगा। इसमें ये प्रावधान है। देखिए 7वां रजिस्ट्रेशन की बात है, तो रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दे दिया है केंद्र सरकार ने कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसका कुछ प्रावधान बना सकते हैं। तो ये स्टेट फ्री है, रजिस्ट्रेशन करवा सकती है जो स्पॉन्सर्स कंपनियां होंगी उनका, ठीक है। अगला आपका है फोर्स मैज्योर। फोर्स मैज्योर क्या होता है, सेक्शन 56 में दिया हुआ है कि फाइन लागू नहीं होगा यदि कोई प्राकृतिक घटना घट जाती है और यदि स्पॉन्सर नहीं आ पाए, ठीक है। ये बहुत फोर्स मैज्योर का है। इसमें देखिए क्या होता है, वही प्राकृतिक आपदा वाला मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें अगर मान लीजिए कि जो स्पॉन्सर्स है डेट दी है कि मतलब 2 दिन बाद आने के लिए, ठीक है, बीच में बाढ़ आ गया, आंधी तूफान, कुछ इस तरह की मौसम आपदा, प्राकृतिक आपदा आ गई, तो इस स्थिति में कोई फाइन नहीं देगा स्पॉन्सर्स, ठीक है। ये प्रावधान इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अगला डिस्प्यूट सेटलमेंट। अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसमें कैसा निपटारा होगा, तो नंबर 1 आपका कैंसिलेशन बोर्ड गठित होगा, एसडीएम कैंसिलेशन बोर्ड गठित करेंगे। अगर नहीं होता है इससे समाधान तो एसडीएम खुद समाधान करेंगे। अगर उनसे भी नहीं होता है तब क्या करेंगे, कलेक्टर या कलेक्टर को अपॉइंट करेगा, सब एडिशनल कलेक्टर को उसके थ्रू मामला का निपटारा किया जाएगा, ठीक है। नंबर 10 पे आता है पेनाल्टी। पेनाल्टी का क्या प्रावधान है, तो स्पॉन्सर अगर वो करता है, स्पॉन्सर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट अगर टूटता है तो क्या करेगा, 1.5 गुना फाइन लग सकता है, 1.5 गुना फाइन लग सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख का है और जो स्पॉन्सर है वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो उनको 1.5 लाख देना पड़ेगा किसान को, ठीक है। और दूसरे तरफ हम लोग किसान के बारे में देखें तो किसान अधिकतम जो इस पास खर्च किया है वही फाइन मिल सकता है, यानी किसान उतना ही फाइन देगा। मान लीजिए अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करा रही है स्पॉन्सर, दवा दी, पेस्टिसाइड्स या फल या बीज वगैरह किसान को दे रही है उगाने के लिए खेती, तो उसका मूल्य किसान को वापस करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार कुछ नहीं है तो किसान का कोई फाइन नहीं है, कंपनियां ही फाइन देंगी अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती हैं तो, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि एग्रीमेंट्स क्या, एग्रीगेटर्स इसमें क्या होंगे, सबको इकट्ठा करने वाला फार्म सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्रीगेटर्स मतलब सबको इकट्ठा करने वाला, ठीक है। एग्रीगेटर्स उसको बुलाता है जो एक लीडरशिप करे और 4-5 लोगों को या अधिक लोगों को इकट्ठा करे। तो इसमें क्या देखिए, मान लीजिए एक्स नामक किसान है, ठीक, वाई नंबर स्पॉन्सर है, और ये क्या कहेगी कि आप फसल उगाइए, बीच में मेरे कुछ वर्कर्स होंगे जो देखेंगे सही से पैदावार हो रहा है कि नहीं, जेड नामक, फिर सी नंबर होगा वो परीक्षण करता रहेगा, टी नंबर वो पेस्टिसाइड्स के बारे में देखेगा। मतलब कुछ लोगों को रखते हैं कि उस फसल की निगरानी देख रेख करती रहेंगी, तो वो एग्रीगेटर्स कहते हैं उसको। और इसमें एक और प्रावधान है कि मान लीजिए किसान क्या करते हैं, मान लीजिए कि कम खेती है कुछ किसानों का, तो वो 4-5 किसान मिल के अपने खेतों में पूरा एक तरह से संघ बना लेंगे, तो वो एग्रीगेटर्स कहलाएंगे। और 4-5 किसान मिल के एक कंपनी को, स्पॉन्सर को संपर्क करके अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, तो अच्छी पैदावार मिल सकती है। और कंपनी धोखा अगर देती है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती भी है, तो 4-5 किसान रहेंगे तो मजबूती के साथ उसको लड़ सकते हैं उससे, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग अधिनियम की अच्छाइयाँ क्या है। इस अधिनियम की जो अच्छाइयाँ हैं वो है लाइक एवरी सेक्टर, हर सेक्टर में ये है, ठीक है। किसी भी सेक्टर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका गुड कंपटीशन बढ़ेगा, उससे क्या होगा, इनोवेशन बढ़ेगा, नई नई चीज़ें आएंगी, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का आपको इसमें
मौका मिलेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप गुणवत्ता युक्त फसलें उत्पादन कर सकते हैं। क्रॉप पैटर्न बदलेगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, क्रॉप पैटर्न चेंज होगा। हमारे देश के साइंटिस्ट ने भी कहा है कि भारत का जो है यह क्रॉप पैटर्न बदलने की ज़रूरत है। क्रॉप पैटर्न में क्या करते हैं हम लोग, 6 महीना चावल, 6 महीना जो है गेहूँ, यही हमारा मुख्य तौर पे उस टाइम हो चुका है फसल में, फसल चक्र में। तो ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी मोटे अनाज वाले जो हैं उनको हम लोग ला सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा FPO फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, FPO का संगठन बना सकते हैं। वही मतलब फार्म यानी किसान जो हैं आपस में मिलकर एक संगठन बना सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इस अधिनियम की चिंताएं क्या हैं, कुछ कंसर्न्स भी हैं जो हम देखना होगा। कोर्ट, इसमें कोर्ट का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। वही बात मैंने बताया जो SDM और DM के थ्रू समाधान होना है डिस्प्यूट जो भी होगा, ठीक है। तो इनको कोर्ट को क्या चाहिए कि इसमें ट्राइब्यूनल्स का गठन कर दे, और ट्राइब्यूनल्स में अगर नई बात बनती है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में अपना बात रख सकते हैं, ठीक है। ये प्रावधान इसमें होना चाहिए। मार्केट रेट बेनिफिट्स, मार्केट रेट बेनिफिट, इसमें मार्केट रेट बेनिफिट भी प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। अगला है लीगल टीम्स ऑफ कॉरपोरेट्स, ठीक है, और मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार फॉर्म। तो वही लीगल टीम होना चाहिए इसमें, और मॉडल कॉन्ट्रैक्ट का एक फॉर्म इसमें देना चाहिए था इन लोग को, कि उसमें केवल नाम, एड्रेस, ये सब, फसल क्या है, कितने अवधि के लिए हो रहा है, ये सब उसमें दिया रहे तो ठीक रहता है इस तरह से। रेगुलेशन इसमें क्या है, वीक है, वही पैन कार्ड वाला। तो रेगुलेशन के तौर पे कुछ अमाउंट सरकार को लेना चाहिए। और MSP क्या होता है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसमें इससे जुड़ी चिंताएं हैं। तो कई लोग कह रहे हैं कि MSP ख़त्म हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ख़त्म होगा नहीं होगा, आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि MSP के बारे में कि क्या है MSP, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे MSP क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थ व पृष्ठभूमि, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बैकग्राउंड। समझता है MSP क्या होता है, व्हाट, क्यों MSP जरूरत पड़ी, व्हाट क्यों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। हु, और इसका डिसीजन कौन करता है, ठीक है, और ऑपरेट्स कौन करता है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए उस टाइम क्या हुआ, MSP की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्या होता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मान लीजिए अगर सरकार ने घोषणा कर दी कि इस साल हम चावल की खरीद 1860 रुपये प्रति कुंटल की खरीदारी करेंगे, और गेहूं की आपका 1975 रुपया, यानी 19 रुपया 75 पैसे की खरीदारी करेंगे। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी सरकार की तरफ से दी जाने वाली न्यूनतम मूल्य जो है उसको MSP कहा जाता है। और इसका डिसाइड कौन करता है, मतलब निर्धारण कौन करता है, तो CG यानी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या करती है, इसका निर्धारण करती है, ठीक है। और CACP यानी कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसका क्या करती है, ये भी एक कमीशन है। ये CCEA कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इसके थ्रू रिकमेंड करती है कि इस साल किसानों को ये रेट देना चाहिए, ठीक है। और ऑपरेट्स कौन करता है, APMC जो होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, उसके थ्रू ऑपरेट होता है। और FCI एक FCI के नाम से है जो फूड कॉरपोरेट्स ऑफ इंडिया, इसमें फसल जो उसी रेट पे खरीदती है सरकार। कभी कभी क्या होता है कि APMC में जो फसल होते हैं वो नहीं बिक पाते हैं, तो सरकार कहती है अगर APMC में नहीं बिकता है तो आप क्या करिए, हमारे पास लाइए, हम खुद खरीद लेंगे उस रेट पे। और सरकार खरीद के क्या करती है, FCI में जो है उसको इकट्ठा करती है, ठीक है। ये रेट कब तय होता है, बुआई से पहले का। जब फसल अगर बुआई नहीं हुआ तो पहले ही तय हो जाता है, कि ताकि किसानों को पता चल जाए कि कौन सा क्या रेट है, हम बुआई करने लायक है कि नहीं है, हम फसल का बुआई करें या ना करें, ठीक है। विच क्रॉप, किन फसलों पे दी जाती है MSP। तो देखिए यस, किस फसलों को दी जाती है, तो 22 तरह के फसल है। और एक तरह का आपका गन्ना है, गन्ना में MSP नहीं दी जाती है, जबकि MSP के समानांतर ही कुछ अमाउंट दिया जाता है, उसको MSP नहीं बोला जाता है, ठीक है। और 22 फसलें हैं उस पर MSP दी जाती है, ठीक है। उसमें आपका सीरियल्स में राइस आपका आता है, व्हीट आता है, चावल गेहूँ इसमें आता है, पल्स दालें में अरहर है, मूंग है, मसूर ETC दाल में ये सब आता है। ऑयल सीड्स में मूंगफली ETC जो लंबे समय तक चलते हैं, ख़राब नहीं होती हैं, ये आपका इस पे MSP मिलता है, ठीक है। और कमर्शियल वारंटी जो फसलें में आपका जौ, जूट, आपका गन्ना, ठीक है, रॉ, इस पे आपका MSP मिलता है, ठीक है।
और नहीं मिलता है, किस पे नहीं मिलता है, फ्रूट पे नहीं मिलता है, वेजिटेबल्स नहीं मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स पे नहीं मिलता है, फिशरी मछलियों का नहीं मिलता है, फ्लावर में नहीं मिलता है। तो एमएसपी सब पे नहीं मिलता है। 22 तरह की फसलें हैं उस पर एमएसपी मिलती हैं। बाकी सब्जियां जो है फल फ्रूट दूध मछली फूल इस सब पे एमएसपी नहीं मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्यों नहीं मिलता है, इसकी चर्चा करेंगे। हाउ एपीएमसी और पावरमेंट, ठीक है, एमपीएस कैसे एपीएमसी के थ्रू आप हो सकता है। ठीक है, प्रोक्योर्ड मतलब एमएसपी एफसीआई जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोक्योर्ड, ये सरकार खुद खरीद लेती है, इसको प्रोक्योर्ड बोलता है। और एक एपीएमसी में एमएसपी के रेट पे सरकार फसल खरीदती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एमएसपी। देखिए एमएसपी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एमएसपी देखिए एमएसपी वाई स्टार्टेड, क्यों चालू किया गया था। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब तो एमएसपी की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए चालू कब हुआ था, 1964-65 और 65-66 के टाइम क्या हुआ था, अकाल पड़ा था। ठीक है, भयंकर अकाल पड़ा था, इमरजेंसी उस टाइम लग गया था। उसी टाइम क्या हुआ कि गृह युद्ध हो गया था। ठीक है, 1956 में गृह युद्ध हो गया था। उसके बाद अमेरिका क्या करता था, वो उस टाइम थोड़ा भारत की हेल्प करता था, मदद करता था। उस अकाल में पाकिस्तान से भी युद्ध हो गया था। 1956 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया। उस टाइम अमेरिका पीसी 480 के एक्ट के तहत भारत को सहायता प्रदान करता था, अपना एहसान जमाता था। तो फिर बाद में क्या हुआ कि वो थोड़ा मनमाना करने लगा कि हम ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे। और नेहरू जी थे उस टाइम, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने चिंताजनक विषय हो गया। फिर वो सोचे कि अपने देश में एक फूड सिक्योरिटी नाम का एक्ट होना चाहिए। तो वो फूड सिक्योरिटी एक्ट बना उस टाइम। और फिर उस टाइम उसमें क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से उद्भव हुआ। और उस टाइम स्वामीनाथन थे और नॉर्मन बोरले, ठीक है, दो व्यक्तियों ने मिलके ग्रीन रिवॉल्यूशन किया 1966 में। घोषणा की कि इस रेट पर खरीदेंगे। ठीक है, 1966 में सरकार ने एफएस फूड सिक्योरिटी नामक प्रावधान लाया और उसमें ये घोषणा की कि हम फसल इस रेट पे खरीदेंगे। और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि किसानों को प्रोत्साहन दिया गया कि हम खुद खरीदेंगे, आप लोग अधिक से अधिक उगाइए। क्योंकि अकाल पड़ गया था, खाने के लिए लोग नहीं मतलब खाने के लिए चावल गेहूँ ये जो फसलें थी फूल फ्रूट्स कुछ नहीं थे, अकाल पड़ा, बहुत से लोग मर रहे थे। तो 1980 के दशक में सेल्फ डिपेंड हो गया, हम अपना देश क्या होगा सेल्फ डिपेंड हो गया। और उत्पाद बहुत ज़्यादा होने लगा। उत्पाद इतना ज़्यादा होने लगा कि फसल जो फ्रूट है फूड एक्सपोर्ट हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे। ठीक है, तब फिर भी बहुत से लोग मरते थे खाने बिना। तो ऐसा है कि खाने बिना मरते थे, तो इस बात से नहीं मरते थे कि उत्पादन नहीं है। ठीक है, वो इस बात से खाने बिना मर जाते थे कि डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पा रहा था उस टाइम। ठीक है, ये रीज़न था। और वाई नाउ अब क्यों है, तो अब इसलिए इसकी ज़रूरत है। देखते हैं इसमें कि देखिए ये 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार जाने वाली थी, उनको आभास हो गया था। ठीक है, तो एक परियोजना शुरू हुआ NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसी को NFSA कहा जाता है। उसमें क्या कहते हैं, इसके तहत हमारे देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, 80 करोड़ से ज़्यादा लोग NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जुड़े हुए हैं। ठीक है, 2014 में शुरुआत हुआ था। उसके बाद उसी टाइम मिड डे मील जो योजना आई थी, मिड डे मील जो प्राइमरी स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में दी जाती है बच्चों को खाना, उसमें वो दिया जाता है। उसके बाद आपका आ गया TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, यानी एक टारगेट किया गया कि हर पब्लिक को भोजन या जो भी चावल दाल गेहूँ ये सब है देना ही है, मोटे अनाज देना ही है। इसके अंतर्गत क्या क्या दिया जाता है, राइस 3 रुपये किलो दिया जाता है। ठीक है, बीट 2 रुपये लगभग किलो दिया जाता है और मोटा अनाज जो है 1 रुपये किलो दिया जाता है। तो आपका 30 किलो, अगर मान लीजिए 5 किलो है पर पर्सन, तो 30 रुपये किलो हुआ टोटल, मतलब 5 किलो पर पर्सन इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए FCI की जरूरत पड़ी। मान लीजिए अगर सरकार 18 रुपये 20 रुपये खरीद के और सामान्य जनता को 3 रुपये किलो दे रही है, तो काफ़ी मात्रा में अंतर है। ठीक है, तो इसलिए FCI मतलब सरकार फूड योजना लाई। ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको जो चावल 18 रुपये 60 पैसे अगर दिया जा रहा है, सपोज डैट अगर लिया जा रहा है FP जो है MSP पे, और आपका 19 पे 75 पैसे ये आपका गेहूं लिया जा रहा है MSP पे, और इतना रुपये खरीद के और सोचिए 2-3 रुपये किलो सामान्य जनता को देती है NFSA के तहत।
ठीक है। तो ये बहुत बड़ा योगदान है सरकार का, इसलिए ऐसा करना पड़ता है और एमएसपी इसलिए ज़रूरी है। ठीक है। एमएसपी से जुड़े विवाद क्या क्या थे और हैं, प्यूरिफिक्सिंग ऑफ मेथड यानी प्राइस फिक्सिंग। प्राइस फिक्सिंग कैसे होगा, इसमें क्या मेथड रहेगा, तो इसलिए इसमें देखते हैं हम लोग। स्वामीनाथन आयोग ने 2014 में गठन बनाया, उसमें एनएफसी नेशनल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नेशनल फार्म कमेटी बनाए। ठीक है। उसमें क्या कहा गया कि ए टू का मतलब है बीज पेस्टिसाइड खर्च। इसका प्राइस का निर्धारण, एमएसपी का निर्धारण इस तरीके से होगा कि इसमें बीज कितने का लगा, पेस्टिसाइड क्या हुआ, खर्च क्या हुआ, टोटल जोड़ के किसान को दिया जाएगा। और A2 प्लस FL हुआ, इसमें नहीं, फिर एक प्रावधान बना A2 प्लस FL। इसमें क्या कहा गया कि नहीं, इसके अलावा जो फैमिली लेबर हैं यानी जो घर के लोग काम करते हैं उनको भी इस खर्चे में जोड़ा जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, C2 हो गया। फिर ये बात उठी कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो लैंड है, जो किसान ज़मीन यूज कर रहा है उसके बदले भी उनको कुछ इसमें प्राइस मिलनी चाहिए। और ऐसा किस लिए, क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर खेती नहीं करता तो उस भूमि पर उनको रेंट मिलता, किराया मिलता है। ठीक है। और दूसरी बात ये उठी कि जो है पूंजी, जो पूंजी लगाई है अगर वो किसी बैंक में सेविंग करता है तो उसको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो कुल मिला जुला के इसमें क्या कहा कि C2 का 1.5 गुना एमएसपी होना चाहिए। टोटल अगर देखें इसका हम लोग कंक्लूजन, तो C2 का 1.5% एमएसपी मिले तब तो सही है। ठीक है। ये आपका रहा। और वाई ओनली 2+2 1 लिखे हुए हैं। ठीक है। तो केवल 21 फसल हैं, इनको ही क्यों एमएसपी दी जा रही है, गन्ना हुआ चाहे और भी है उसको क्यों नहीं एमएसपी दी जाती है आखिर, यानी टोटल मान लीजिए कि 21+2 यानी जो 23 फसलों पर ही क्यों एमएसपी दी जाती है। ठीक है। ऐसा रीज़न क्या है, तो आगे हम लोग देखेंगे क्या रीज़न था, और ऐसा नहीं है। और ये देखिए आपका करप्शन वेस्टेज, इसमें करप्शन भी बहुत है, जो एमएसपी जुड़े हुए जो भी हैं पीएमसी में करप्शन बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचारी अधिकारी कुछ हैं। ऐसा नहीं है कि सब कोई, लेकिन उसमें कुछ भ्रष्टाचारी यहाँ वेस्टेज आता है। एफसीआई का फूड क्या होता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो खराब अनाज लेके एफसीआई सेक्शन करके अच्छा अनाज ले लेते हैं। और इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि आजकल जो हम लोग को भोजन राशन मिलता है उसमें घटिया से घटिया चावल गेहूँ हम लोग को आता है, मिलता है। महंगाई, ठीक है, महंगाई बढ़ती है, इस वजह से महंगाई बढ़ती है। वाटर कारपोरेशन और पानी की बचत का भी नहीं हो पाता है, काफ़ी दुरुपयोग होता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान तो हर क्षेत्र में, तो फिर ये आंदोलन पंजाब और हरियाणा में क्यों हो रहा है। ठीक है। तो राइस, तो पंजाब और हरियाणा में आंदोलन होने का मेन रीजन देखिए क्या है कि ऐसे समझिए कि ऑल इंडिया एक तरफ है और एक तरफ है पंजाब और हरियाणा। ठीक है। तो ऑल इंडिया का राइस जो है, चावल 88% एमएस जाता है एमएसपी पे। ठीक है। 88% जो चावल है ऑल इंडिया का, वो कहाँ से मिल रहा है, पंजाब और हरियाणा से मिल रहा है। ठीक है। और गेहूं आपका 70% एमएसपी का कहाँ से मिल रहा है, पंजाब हरियाणा से मिल रहा है। जबकि क्या हो रहा है, ऑल इंडिया में देखें तो बाकी राइस जो है आपका 35% यहाँ से मिल रहा है और व्हीट 62% ही, मोटा अनाज आपका 50%। ठीक है। एक तरफ इधर देखें हम लोग राइस, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा और यूपी मिला के 44% हम लोग को दे रही है एमएसपी पे। ठीक है। 44%, और इधर आपका 88% है पंजाब हरियाणा से। ठीक है। व्हीट की बात करें हम लोग तो यूपी और एमपी मिला के आपका 23% ही एमएसपी रेट पे जाता है। तो इसीलिए पंजाब और हरियाणा के लोग ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि उनका जो 88 और 70% चावल और गेहूं है वो जाता है उस रेट पे। तो उन लोग को यही चिंता सताया जा रही है कि एमएसपी खत्म होगा, जबकि ऐसा कुछ सरकार की मंशा नहीं बता सकते। लेकिन आज तक कोई एक्ट नहीं बना है इस पर, और आज किसान आंदोलनकारी जो कह रहे हैं इस पर एक्ट बने, तो ऐसा नहीं होना है। आज तक ऐसे ही चला आ रहा है एमएसपी। सरकार भी कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर क्या कैसे है। ठीक है। उपयुक्त समाधान क्या हो सकता है, एमएसपी की बात है तो एमएसपी जो है वो बनी रहे और ख़त्म भी हो रही है, तो डायरेक्ट ऐसे ख़त्म ना हो, क्योंकि किसान भी अचंभे में पड़ जाएंगे। तो डायरेक्ट ख़त्म ना हो, धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है, लेकिन इसको ख़त्म करना उचित नहीं होगा। तो इसको बनाए रखना चाहिए गवर्नमेंट
मेरी सलाह ऐसा अगर है तो, ठीक है। कोर्ट की व्यवस्था इसमें होना चाहिए, ट्राइब्यूनल्स होना चाहिए ताकि निपटारा हो सके। डीएम एसडीएम मान लीजिए पॉलिटिकल दबाव में आकर अपने निर्णय को बदल देंगे तो फिर किसान बेचारा कहाँ जाएगा, ठीक है। तो कोर्ट का व्यवस्था होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पैन कार्ड के अलावा भी मान लीजिए कुछ अमाउंट में स्टेट गवर्नमेंट को लेना चाहिए, ठीक है। और एक्ट 3 जो है वो बहुत छोटा एक्ट है, इसको हम हल्के से समझा के मेन चीज़ें को बात खत्म करेंगे अपनी। तो देखिए एक्ट 3 आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020, द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट अथॉरिटी एक्ट 2020, ठीक है। तो इसमें जो प्रिंसिपल एक्ट है इसमें देखिए लिखा हुआ द इसेंशियल कमोडिटी यानी समवर्ती सूची एक्ट यहाँ पे बाई नेहरू 1955 में नेहरू के द्वारा लाया गया था। इसमें ये नियम था, समवर्ती सूची का विषय है ये, ठीक है। एंट्री नंबर 33 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है और इसमें ये प्रावधान था कि आवश्यक जो वस्तुएं हैं उसका आप भंडारण नहीं कर सकती हैं, जो कि अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा इस जो किसी कानून में है इसमें आवश्यक वस्तुओं का आप भंडारण कर सकती हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आवश्यक वस्तुओं का निर्धारण करें तो महंगाई बढ़ सकती है, तो सही बात है, लेकिन क्या कुछ प्रावधान है इसमें हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ और उद्देश्य क्या है कि प्रावधान इसमें क्या है, सप्लाई ऑफ फूड स्टफ, ठीक है। भोज्य पदार्थों की सप्लाई अगर होती रहे, उसका रेगुलेशन अगर बना रहा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सर्कमस्टेंसेस है, जैसे मान लीजिए कि वार हुआ, अकाल, नेचुरल ये आपका बाढ़ वगैरह आया मान लीजिए, और प्राइस राइस अगर बढ़ गया 100% या 50% अगर एक साल में, तो आप भोजन इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है। भोजन अगर चल रहा है, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ है वो रन कर रहा है, रेगुलेशन बना हुआ है, तब तो आप भंडारण कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमटेंशन मतलब आपदा काल में क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर युद्ध हो गया, अकाल पड़ गया, बाढ़ वगैरह आ गया, तो उस टाइम भोजन आप जो है उसको इकट्ठा या भंडारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका 2 एक्सेप्शन भी है, उसके हम चर्चा करेंगे। दूसरा पहलू ये है कि प्राइस राइस जो है उस पर डिपेंड करेगा कि भंडारण करना है कि नहीं करना। अगर कोई वस्तु है, ठीक है, वो 100% बढ़ जा रहा है, वेजिटेबल फ्रूट्स जो भी है 100% उसका रेट बढ़ गया है, तो सरकारें जो हैं वो घोषणा कर सकती हैं कि अब इस वस्तु का भंडारण नहीं कर सकते हैं आप लोग। तो ऐसा ऐसा समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उस हिसाब से चलना होगा। और अगर एक साल के अंदर 50% किसी ऑयल सीड्स का रेट बढ़ गया है तो भी वो चल सकता है, ठीक है। और 2 एक्सेप्शन की बात की बात कर रहे हैं, तो देखिए हम लोग क्या है इसमें, फूड प्रोसेसिंग में आपका दूध से दही और एक्सपोर्ट डिमांड, ये 2 अगर कंपनियां हैं, अगर कोई कंपनी दूध से दही बना रही है तो वो इस आपदा काल में भी उस दूध से दही का भंडार बना सकती है, क्योंकि अगर उनके पास स्टोरेज की क्षमता है तो वो दूध भंडारण कर सकती हैं इस स्थिति में भी। अगर कोई एक्सपोर्ट डिमांड है, जो एक्सपोर्ट करता हो, वो अगर उसके पास क्षमता है तो वो भी स्टोरेज उतना कर सकती है। ये जो है मेन आपका एक्सेप्शन था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसकी मेरिट और डिमेरिट क्या है। तो मेरिट में आपका देखिए पोस्ट फूड सर्विसेज FCI जो है वो इसमें रहना चाहिए, और कंपटीशन आपका होगा, ग्लोबलाइजेशन इसका होगा, मेरिट है, ठीक है। कंपटीशन होगा तो बेहतर परिणाम आएंगे, इनोवेशंस होंगे और ग्लोबलाइजेशन होगा इसका, ठीक है। और चिंता के विषय क्या है कि आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ सकता है। मान लीजिए कि हम बोले कि क्षमता से हो तो रख सकती है, लेकिन हो सकता है वो झूठ बोले, आर्टिफिशियल डिमांड हो, कह देखिए फलाना जगह से मेरा इतना डिमांड है, तो इस तरह की चिंताएं। मैनिपुलेटिंग ऑफ रेट्स, वही रेट बढ़ना स्वाभाविक है, हो सकता है रेट किसी वस्तु का अगर भंडारण हो तो रेट बढ़ भी सकता है, तो ये चिंता की विषय है। चर्चा का सार में हम लोग क्या देखें कि अगर टोटल एक तरह से हम लोग कहें कि तो गवर्नमेंट को चाहिए क्या करना चाहिए और शुड नॉट, ये क्या नहीं करना चाहिए। तो MSP पे गवर्नमेंट को चाहिए कि उस ख़त्म करे, उस पर बनी रहे, और जैसा करे आश्वासन वैसा दिए, मतलब ख़त्म ना करे। APMC का टैक्स जो स्लैब टैक्स है, लेवल प्लेइंग हम बता रहे थे स्टार्टिंग में, तो वो टैक्स ख़त्म कर दे, ठीक है। स्टेट पे नहीं लग रहा तो इस पर भी नहीं लगना चाहिए, या स्टेट पे अगर APMC में लग रहा है तो स्टेट पे भी ये लगा दे, ठीक है। रेगुलेशन क्या है, रेगुलेशन जो इसमें बना है, हमारे पैन पे रजिस्टर करा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ अमाउंट सरकार गवर्नमेंट जमा करा के और उसको बनाए रखे, ठीक है। कोर्ट की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए, ट्राइब्यूनल्स वगैरह बना के मामलों का निपटारा करना चाहिए। और शुड नॉट चाहिए कि स्टेप बैक, सरकार को इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कृषि कानून ज़्यादातर हम देखें तो लाभदायक ही है, कुछ इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो इसमें जो है उसको सुधार करके इस बिल को
जारी रखना चाहिए, उसे कैंसिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तब तक आशा है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।